Good day, dear students. Today we are going to start our lecture number 31 of our course Total Quality Management. Now, understanding empowerment for total quality and customer-supplier relationship, that's what we're going to be studying today. So, why the staff or the workers have to be given empowerment, and a customer-supplier relationship also. So when we speak about empowerment, now giving an introduction of empowerment. Empowerment means giving someone power granting the authority to do whatever is necessary to satisfy customers, and trusting employees to make the right choices without waiting for management approval. So by empowering employees, organizations drive decisions making down to its lowest possible level. Now, empowerment allows organizations to flatten their organizational structure because fewer managers are needed to direct and control employees. Now, when we speak about empowerment, so empowerment means giving someone power, granting the authority to do whatever is necessary. एम्पावरमेंट का मतलब ही वही है कि आप अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉइज़ को वो पावर दे देते हैं ताकि वो डिसीजन मेकिंग खुद से कर सकें और उनको क्वालिटी चेक भी वो खुद कर सकें और वो काम करें जो उनके कस्टमर्स के लिए ज़रूरी है। और एम्प्लॉइज़ पे अपने ट्रस्ट रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड फिर राइट चॉइसेस करना ताकि विदाउट बेशक जो है ना मैनेजमेंट अप्रूवल ना भी हो, उसके बावजूद आपके सही चॉइसेस होना, that is also a part of it. So when we say by empowering employees, organizations drive decisions making down to its lowest possible level. और आप employees को empowerment दे रहे हैं, ठीक है, उनको empower कर रहे हैं ताकि वो organizations को जो है drive कर सकें और decision making कर सकें, इवन लोएस्ट लेवल तक वो अपने डिसीजंस जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जॉब असाइन कर दिया गया है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो फुलफिल कर सकें। नाउ एम्पावरमेंट अलाउज ऑर्गेनाइजेशंस टू फ्लैटन देयर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिकॉज फ्यूअर मैनेजर्स आर नीडेड टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल एम्प्लॉइज। तो एम्पावरमेंट जो है वो आपको अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फ्लैटन कर दें ताकि कम से कम जो फ्यूअर मैनेजर्स भी जो हैं उनको भी डायरेक्ट एंड कंट्रोल वो कर सकें अपने एम्प्लॉइज़ को और कम मैनेजर्स की ज़रूरत हो। तो many companies have found that giving people throughout the organization the power to make a difference contributes greatly to providing quality products and services to their customers. और बहुत सारी कंपनीज ने ये जज किया है कि जब वो लोगों को अपने पावर देते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आउट और उनको वो पावर देते हैं ताकि वो एक डिफरेंस ला सकें, अपने कंट्रीब्यूट कर सकें अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उसका नतीजा ये निकलता है कि वो उससे ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में क्वालिटी ज़्यादा बेहतर हो जाती है और उनके कस्टमर्स को बेहतर क्वालिटी जाती है। Now the need to empower the entire workforce in order for quality to succeed has long been recognized. So even if it is only recently coming into practice. So अगर नीड आप देखें एम्पावर होने की, एंटायर वर्कफोर्स को एम्पावर करना ज़रूरी है, तो इन ऑर्डर फॉर क्वालिटी टू सक्सीड, यानी ताकि क्वालिटी सक्सीड हो सके लॉन्ग टर्म और उसको रिकग्नाइज किया जा सके, सो इवन इफ इट इज़ ओनली रिसेंटली कमिंग इनटू प्रैक्टिस, सो अभी यानी रिसेंटली ये स्टार्ट हुआ, लेकिन 5 of Deming's 14 points relate directly to the nation of empowerment. So डेमिंग के हमने 14 पॉइंट्स शुरू के लेक्चर्स में आपको पढ़ाए, उनमें से अब ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली एम्प्लॉइज़ को एम्पावरमेंट देने से रिलेटेड हैं। नंबर पॉइंट 6 था उसका इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग, सो ट्रेनिंग हो इंस्टीट्यूट में। देन पॉइंट 7 वाज टीच एंड इंस्टीट्यूट लीडरशिप, एंड आप लीडरशिप सिखाइए अपने वर्कर्स को। पॉइंट 8 वाज ड्राइव आउट फेयर, क्रिएट ट्रस्ट, create a climate for innovation. So आप यानी फेयर हटा दीजिए अपने एम्प्लॉइज़ के दिलों में से, उनको ट्रस्ट क्रिएट उनका हो और एक ऐसा
क्लाइमेट, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए जिसमें इनोवेशन का सिस्टम हो. सो पॉइंट नंबर 10 वुड बी एलिमिनेट एक्सहॉर्टेशंस फॉर द वर्कफोर्स. सो आप मुश्किलात अपने वर्कफोर्स के लिए वो निकाल दीजिए. पॉइंट 13 वाज इनकरेज एजुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट फॉर एवरीवन. और इनकरेज आप करें एजुकेशन को और सेल्फ इम्प्रूवमेंट को सबके लिए. So Duran wrote that ideally quality control should be delegated to the workforce to the maximum extent possible. अब Duran one of the gurus who जिन्होंने ये quality control का system start किया था या एक तरह से इजाद किया था Demings और Duran. तो इन्होंने कहा कि ideally quality control should be delegated to the workforce to the maximum extent possible. यानी उनको क्वालिटी कंट्रोल जो है वर्कफोर्स में डिवाइड कर देना चाहिए ताकि वो मैक्सिमम एक्सटेंट उनकी जो है उसको वो यूटिलाइज कर सके. नाउ एम्पावरमेंट रिजेंबल्स जुरान्स कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल. और एम्पावरमेंट का मतलब है कि वो जुरान का जो वो था कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल उससे मिलता जुलता है. So for employees to practice self-control, they must know their unit's goals and their actual performance and have a means for changing performance if the goals are not being met. और एम्प्लॉइज के लिए जो है ऐसे प्रैक्टिस अगर वो करते हैं सेल्फ कंट्रोल को तो दे मस्ट नो के देयर यूनिट्स गोल जो है उनके यूनिट के गोल क्या है एंड देयर एक्चुअल परफॉर्मेंस उनका एंड हैव अ मीन्स फॉर चेंजिंग परफॉर्मेंस इफ द गोल्स आर नॉट बीइंग मेट. और वो मीन्स चेंज करें अपने परफॉर्मेंस के अगर उनके गोल्स नहीं मेट हो रहे. So although it is a difficult struggle, organizations are increasingly meeting these conditions. So even though कि difficult struggle है लेकिन organizations obviously ये conditions meet कर रही हैं. So empowerment is a natural extension of employee involvement concept such as worker participation in decision making. So empowerment हम कह सकते हैं कि एक natural extension है employee involvement की जिसके concepts के हिसाब से worker participation जो है decision making में वो बड़ा important है. So in companies, in some companies empowerment is used as an umbrella term for increasing employee involvement in decision making. So कई दफ़ा companies में जो है empowerment को use किया जाता है कि under the umbrella of कि ऐसे term जो है जिसमें increasing employee involvement जिसमें employee involvement increase हो खास तौर पे decision making में. Now empowerment is more than another term for involvement, however. It represents a high degree of involvement in which employees make decisions themselves and are responsible for their outcomes. So empowerment जो है वो एक और term है कह सकते हैं involve होने का और वो अपने employees को एक decisions करने के लिए ज़्यादा या involve होने के लिए higher degree की participation देते हैं and are responsible for their outcomes और उनके outcomes के लिए responsible होते हैं. So this is a more radical change than having employees merely participate in managers' decisions even when they are given some influence. So ये एक radical change है जिसमें employees जो है वो सिर्फ participate करते हैं managers के decisions में but even when they are given some influence और उनको कुछ influence जो है फिर भी होता है अपने managers का. So for empowerment to occur, managers must undertake two major initiatives. So empowerment अगर किसी कंपनी में लेके आनी है एम्प्लॉइज को देनी है तो उसके लिए मैनेजर्स को दो मेजर इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं. एक, आइडेंटिफाई एंड चेंज ऑर्गेनाइजेशनल कंडीशंस दैट मेक पीपल पावरलेस एंड आइडेंटिफाई कर लें और चेंज कर लें ऑर्गेनाइजेशनल कंडीशंस ऐसे जो लोगों को पावरलेस कर रहा है यानी उनको पावर देना चाहिए. And to increase people's confidence that their efforts to accomplish something important will be successful. और लोगों का confidence increase करना कि उनके efforts जो है वो accomplish करने के लिए कि उन something important will be successful यानी efforts to accomplish यानी वो जो करना चाह रहे हैं कोई important चीज़ वो successful होगा. Now the need to do both of these implies that organizational systems often creates powerless employees and that these systems must be changed first. So sometimes ऐसे ये ज़रूरत पड़ती है कि आपको systems में भी ज़रूरत हो के change करना पड़े. So examples of systems in need of change are those that specify who can and cannot make certain types of decisions and systems of standard operating procedures and who can override them.
तो एग्जांपल्स ऐसी चीज़ों के आप कह सकते हैं कि सिस्टम्स इन नीड ऑफ चेंज, जो चेंज के लिए ज़रूरी हैं, उनमें कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि ये आइडेंटिफाई करना कि कौन डिसीजंस किस टाइप के कर सकता है, एंड सिस्टम्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं वो क्या हैं और उनको कौन ओवरराइड कर सकता है अगर करना हो तो. So, continuum of employee involvement practices. Now, participation, empowerment, low, small involvement change from traditional organizational style, and high, large. So, even when systems are changed to permit empowerment, individuals who have lived under those systems are not readily able to operate in an empowered manner. So even जो ऐसे systems हैं उनको अगर हम permit करें या empowerment को change करने के लिए, individuals जो ऐसे systems में जो है who have lived under those systems, जो उन systems के अंदर रह चुके हैं, और वो easily readily able नहीं होते कि वो empowered manner में operate कर सके, क्योंकि वो उस चीज़ के आदी नहीं होते कि उनको power मिले. So they're more used to taking decisions and taking their decisions from their managers. So the other need for empowering people is to deal with the psychological after effects of powerlessness by convincing people that they are in fact able to make a decision. So दूसरा need ये है कि आप उनको convince करना कि वो decision कर सकते हैं. Now empowerment is an application of the teamwork principle of total quality. So embodying vertical teamwork between managerial and non-managerial personnel. So empowerment जो है एक ऐसे टीम वर्क का और मेन टोटल क्वालिटी का प्रिंसिपल है जिसमें वर्टिकल टीम वर्क जो है मैनेजरल लोगों के साथ और नॉन मैनेजरल पर्सनल के दरमियान में जो टीम वर्क होता है. So if employees are given important responsibilities and the authority that goes along with them, it is more realistic to describe their relation with management as teamwork than it would be in hierarchical systems. So अगर employees जो है उनको given responsibilities, उनको important responsibilities दी जा चुकी हैं, and the authority that goes along with them, it is more realistic than to describe the relationship with management as team that it would be in a निस्बतन के top leadership के system में. So after all, people can hardly be seen as team members if they only execute decisions made by others. So obviously लोगों को हम टीम मेंबर्स नहीं गिन सकते जब तक अगर डिसीजंस ही कोई और कर रहा होगा. Now how empowerment leads to quality? Continuous improvement moves to, यानी continuous improvement का जो प्रोग्राम है, it goes on to quality products and customer service. Then comes down to job satisfaction. Job satisfaction भी quality products and customer service के through आती है. And then empowerment comes from job satisfaction, and then empowerment is for the main point that goes for continuous improvement. So ये इस तरीके से आप empowerment को देख सकते हैं कि वो quality को lead कर रहा है. Now everyone in organizations is an asset. So albeit an asset whose value is not automatically realized. So हर कोई जो organization में है वो एक asset है, ठीक है, और वो maybe ऐसे जो है वो realize नहीं होता, लेकिन वो फिर भी हर इंसान जो है अपने organization के लिए, everyone is very important. So if money is put into a closet instead of a bank, it will not gain interest. So अगर आप पैसे एक अलमारी में रख देते हो, बैंक में नहीं रखते, तो वो obviously interest gain नहीं करेगा, यानी increase नहीं होगा. So employees are who are put into jobs that are like being in a closet in the dark, isolated, similarly will not provide value to the organization. और ऐसे employees जिनको आप अंधेरे में रखते हैं वो फिर obviously organization के लिए valuable नहीं होते. So giving employees responsibility for their own work has led not only to improvements in motivation, customer service and morale, but also to improvements in quality, productivity and the speed of decision making. So decision making में प्रोडक्टिविटी में एंड क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट्स आती हैं अगर आप अपने एम्प्लॉइज़ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि उनको खुद पता हो कि उन्होंने क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, कस्टमर सर्विस में मोटिवेशन उनकी हो उस चीज़ में. Now, although many organizations have undertaken the journey towards empowerment, many have become lost along the way. So semi-empowerment just doesn't work. So अगर हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं कि वो अंडरटेकर इस जर्नी में एम्पावरमेंट के, तो बहुत सारे जो है वो रास्ते में कहीं
उनसे गलतियां हो जाती हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं, सेमी एम्पावरमेंट जस्ट डजंट वर्क, सेमी एम्पावरमेंट नहीं काम करती, इसलिए उनको फुल एम्पावरमेंट चाहिए होती है ना। सेल्फ मैनेजर्स नीड टू आस्क 3 क्रिटिकल क्वेश्चन। सेल्फ मैनेजर जो है उनको 3 अपने आप से क्वेश्चन पूछने चाहिए। हाउ कैन आई मेक फ्यूअर डिसीजंस thereby letting others become more involved in managing the business? मैं किस तरीके से कम डिसीजंस कर सकता हूँ या कम फैसले कर सकता हूँ जिससे दूसरे जो है वो बिजनेस को मैनेज करने में इन्वॉल्व हो सके। How can teach others how to make solid decisions once they're given the chance? और दूसरों को कैसे सिखाया जाए कि वो अपने सॉलिड डिसीजंस कर सकें जब उनको अगर चांस मिलता है तो। 3 is how can I recruit others to be more aware of changes that need to be made in order to keep our company competitive, and then help them feel they can make these changes without begging for permission each and every time. So how can I recruit others? and हम किस तरह रिक्रूट कर सकते हैं ताकि आप कॉम्पिटिटिव कंपनी से आगे ही रह सकें, और हर दफ़ा कोई अगर चेंज लानी है तो किस तरह मैनेज हो कि आपको किसी से उसको बेग ना करना पड़ रहा हो इजाज़त के लिए कि मुझे ये चेंजेस करनी है। नाउ दिस डज नॉट मीन दैट देयर शुड बी नो लिमिट्स। इसका ये मतलब नहीं है कि लिमिट्स नहीं होनी चाहिए। सो ऑन द कॉन्ट्रेरी, मैनेजर्स मस्ट बी क्लियर ऑन एग्जैक्टली व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी रेस्ट विद एम्प्लॉइज, और उन्हें ये क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एम्प्लॉइज की। So questions such as what procedures can we change and how much money can we commit must be answered ahead of time. So finally, managers must be willing to wait for results, as miracles do not happen overnight. और obviously overnight तो miracles होते नहीं हैं, तो उनको थोड़ा सा managers को wait करना चाहिए results के लिए। Now, as Duran has put it, the managers must trust the workforce enough to be willing to make the delegation, and the workforce must have enough confidence in the managers to be willing to accept the responsibility. So trust is not created just by saying you trust someone, it must be backed up by actions. So जोरान के मुताबिक जो है मैनेजर्स को अपने वर्कफोर्स को ट्रस्ट करना चाहिए, और ट्रस्ट सिर्फ कहने से नहीं होता, आपको अपने एक्शंस को बैकअप करना पड़ता है। Now, provide employees with business information. For empowerment to succeed, it must focus on making the organization more competitive. So empowerment can contribute to organizational performance only if employees have access to the necessary information about the business and its performance, such as their personal files, their resources, such as the quality improvement budget. So empowerment सिर्फ succeed होने के लिए obviously it must focus on making organization को ज़्यादा competitive बनाने की ज़रूरत होती है, and empowerment जो है वो contribute कर सकती है organizational performance को सिर्फ उस सूरत में कि employees को जो है ना access हो सारी information का, ख़ासतौर पे business और उसकी performance के बारे में, and their personal files and resources such as the quality improvement budget. Information about employees department or other sub-unit is particularly necessary at this level of performance that they can affect. So information employees के बारे में और उनके department के बारे में या sub-unit के बारे में वो बहुत ज़रूरी है collect करना, ताकि उनका परफॉर्मेंस और उस पे जो है लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पे अफेक्ट आ सके। सो शेयरिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन विद एम्प्लॉइज रादर डायरेक्टली टू क्वालिटी, कस्टमर सर्विस एंड कॉम्पिटिटिवनेस। सो बिजनेस शेयर करना एम्प्लॉइज के साथ ताकि वो क्वालिटी और कस्टमर सर्विस और कॉम्पिटिटिवनेस आपकी बढ़े। इन द एब्सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन, empowered employees may squander their power on problems that are now very important. So इस चीज़ के absence में जो है मे बी ऐसे employees जिनको power ज़्यादा दी गई है वो अपने powers का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं. So as Peter has put it, empowering the individual where there is a relatively low level of alignment between organizational and employee goals. So it worsens the chaos and making managing even more difficult. So पेंस के मुताबिक अगर आप इंडिविजुअल्स को सिर्फ पावर दे देते हैं तो और उनका यानी ऑर्गेनाइजेशनल वेज अलाइनमेंट और उसकी एम्प्लॉई की गोल्स डिफरेंट हो तो वो फिर सिर्फ डिजास्टर क्रिएट होता है और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है मैनेजिंग करना.
So the criticism of misplaced goals was often leveled at earlier employee involvement efforts, such as quality circles, और quality circles पे obviously ये misplaced goals जो है वो बहुत mention किए गए. So although managers formerly blamed employees for having the wrong priorities, sophisticated managers today recognize that they are responsible for providing employees with the information necessary to develop educated priorities. So पहले obviously वो workers को blame करते थे, लेकिन अब उनको पता है कि उनको वो अपने employees को ऐसे important information देनी है जिस पे वो काम कर सके. So you can't empower incompetence, says one manager. So आप obviously incompetence को तो empower नहीं कर सकते. So if employees are going to take an important organizational responsibility, they must be prepared to do so. So अगर वो responsibility लेना चाह रहे हैं तो वो तैयार भी होने चाहिए उस responsibility को लेने के लिए. Now, to operate in an empowered total quality environment, employees must possess not only technical skills, including statistics, but also interpersonal and problem-solving skills. So, अगर operate करना उन्होंने proper तरीके से तो total quality environment में, तो employees के अंदर जो है उनको पोसेस करना चाहिए टेक्निकल स्किल्स को, ताकि जिसमें स्टैटिस्टिक्स भी आ जाएं, और इंटरपर्सनल स्किल्स यानी उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, पीपल रिलेशन स्किल्स अच्छी होने चाहिए, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी अच्छी हो. Now, unfortunately, many people entering the workforce today lack even the most basic skills in reading and math, let alone these relatively advanced skills. So employees capable can be ensured through selection and training process. So ऐसे employees को आप training के through judge कर सकते हैं कि जिनके अच्छे skills हों. Now, unless the human resource processes are adapted to provide capable employees, empowerment cannot succeed, and management's worst nightmares will be realized. So, अगर उनको human resource ने ऐसे लोग नहीं लिए जो capable लोग हैं, तो फिर empowerment जो है वो succeed नहीं कर सकती, क्योंकि उन लोगों को अगर आप power दे देते हैं जो इसको handle ही नहीं कर पा रहे, तो फिर वो मसले को यानी solve बजाय करने के problems create करेंगे. Unfortunately, many employees are not trained in these areas, और उनको obviously कहीं उनको training भी नहीं मिली होती इसमें. So which helps explain the mixed results many organizations have had with empowerment. So empowerment also requires that employees understand their appropriate limits of discretion. तो उनको obviously अपनी limits भी मालूम होनी चाहिए, और कई organizations में इसीलिए इस चीज़ की problem आई. Now, a well-known principle of organization theory popularized by Deming is that organizations are systems. और एक जो है well-known जो principle है वो डेमिंग्स ने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक सिस्टम की तरह है. सो व्हेन चेंजिंग one part of an organization, it is necessary to consider the effects of the change on the other parts of the system. तो एक चीज जब चेंज कर रहे होते हैं तो उसका इफेक्ट देखना बहुत जरूरी होता है कि वो दूसरी जगह पे कैसे इफेक्ट कर रहा है. So thus managers must consider how empowering lower level employees will affect middle managers. और आप जब empower कर रहे होते हैं middle level employees को, तो वो managers को कैसे affect करते हैं. So if the needs and expectations of middle managers are ignored, empowerment will be confusing at best and disastrous at worst. So among the roles of middle managers in organizations with empowered workforces, तो obviously middle managers के ऊपर अगर उनकी needs और expectations को ignore किया जाएगा तो फिर empowerment जो है वो बहुत confusing हो जाएगा. Now among the roles of middle managers organizations के अंदर, तो empowered workforces are maintaining focus on organization's values, managing solutions to system level problems, those that involve many functions and departments, उनको systems के ऊपर लेके आना problem solving पे, ठीक है, और solutions निकालना उनके, ठीक है, चाहे departments के ऊपर आप लेके आओ या functions उनके, and acting as teachers and coaches. और managers को जो है ना एक teachers और coaches की तरह act करना पड़ता है सिखाने के लिए. Now, it's tempting to think of middle managers faced with empowerment efforts as dinosaurs rapidly becoming extinct because the world has changed too quickly for them. So obviously, आप उनको ऐसे कह सकते हैं middle managers को कि dinosaurs की तरह है, क्योंकि वो world उनके लिए भी बड़ा change हुआ, तो वो भी already इसीलिए extinct हो गए. So however, remember that most middle managers are the product of their organizations and have attained their level of success in an environment that rewarded different things than are needed from managers now. So given a new set of instructions from top management backed up by new performance appraisal criteria, so many but far from all managers will be able to make the necessary transition.
सो ऑब्वियसली ये याद रखना कि मिडिल मैनेजर्स जो है वो उसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट है और उन्होंने लेवल ऑफ सक्सेस जो है उसी इन्वायरमेंट में ली है, तो उनको जो दूसरी चीज़ों पे रिवॉर्ड उनको देते थे, तो अब वो रिवॉर्ड्स इन मैनेजर्स से ज़रूरत है अगर, तो देन उनको एक न्यू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आनी चाहिए टॉप मैनेजमेंट से, ताकि और नए परफॉर्मेंस के अप्रेजल क्राइटेरिया होना चाहिए, तो फिर वो प्रॉपर ट्रांजिशन कर सकते हैं, चेंज लेके आ सकते हैं. Now, rarely can substantial organizational change be created without changing the reward system. So, reward system अगर change नहीं करेंगे तो change आना बहुत मुश्किल है. So, when organizations ask employees to assume new challenges and responsibilities, the question is, what is it in what's in it for me? मेरे लिए मुझे क्या मिल रहा है, उससे हासिल क्या हो रहा है. So, the reward systems include all of the rewards that employees receive, as well as the criteria for distributing these rewards. So रिवॉर्ड सिस्टम जो है उसमें रिवॉर्ड्स भी आ जाते हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका भी चेंज हो जाता है. सो एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू इट्स रिवॉर्ड सिस्टम लाइक अ बोट टू इट्स एंकर, एक अपने कश्ती की तरह है अपने एंकर के साथ. सो अनलेस द रिवॉर्ड सिस्टम इज चेंज्ड, द ऑर्गेनाइजेशन में ड्रिफ्ट लिटिल बिट इन वन डायरेक्शन और अनदर, बट इट वोंट गेट वेरी फार. और अगर रिवॉर्ड चेंज नहीं होगा तो फिर वो आगे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ नहीं सकती. Now, it is hard to specify exactly what kind of reward systems will be needed to complement empowerment. So, some of the practices common to organizations utilizing employee involvement include pay for skills, in which employees' pay increases as they learn new job relevant skills, and profit sharing, in which employees receive bonuses related to the profits of their organizations. So, employees को rewards जो है दो चीज़ों की तरह दिया जा सकता है, या तो उनकी पे में increase कर दिया जाए या फिर उनको bonuses दे दिए जाए. So businesses have recognized that supply chain management is crucial for effective operations and meeting customer needs. A supply chain includes the materials and other inputs purchased from suppliers, their use in the production of goods and services, and distribution and service to customers. So supply chain जो है वो include करता है ऐसे materials जो है and other inputs जो है purchase जो supplier से खरीदे जा रहे हैं और goods की जो production में आ रहा है services में, या फिर distribution या service जो है customers को जो दे रहे हैं. So quality should start with the customer and extend back through the supply chain to the root sources of procurement. So क्वालिटी जो है वो कस्टमर से स्टार्ट होनी चाहिए और फिर एक्सटेंड बैक करना चाहिए सप्लाई चेन पे जो रूट सोर्सेज ऑफ प्रोक्योरमेंट है. सो फ्रॉम टोटल क्वालिटी परस्पेक्टिव, एवरी कंपनी इज पार्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन. सो हर कंपनी इसका हिस्सा है ऑफ कस्टमर्स एंड सप्लायर्स. नाउ ईच कंपनी इज अ कस्टमर टू इट्स सप्लायर्स एंड अ सप्लायर टू इट्स कस्टमर्स. तो ये पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सो इट डज नॉट मेक सेंस टू थिंक ऑफ अ कंपनी एज वन और द अदर. या तो ये नहीं कह सकते हम कि वो सिर्फ सप्लायर है, ये कस्टमर है. जो कस्टमर्स है वो कस्टमर है अपने सप्लायर्स का और सप्लायर्स है अपने कस्टमर्स के लिए. सो वन इम्प्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज दैट योर कस्टमर्स आर इन अ सेंस योर कस्टमर्स एज वेल. सो समटाइम्स अ कंपनी मस्ट फोकस ऑन बोथ देयर इमीडिएट कस्टमर्स एंड दोज इन द चेन. उनको दोनों पे फोकस करना पड़ता है. Procter & Gamble, for example, works hard to satisfy the needs of both the people who use their products and the retail establishments that sell them, labeling the former consumers and the latter consumers. So Procter & Gamble is example पे चलता है. Now, companies should try to establish the same kind of productive relationship with their suppliers that they have with their customers. उनको ऐसी productive relationship build करना चाहिए अपने suppliers के साथ जो उनके customers के साथ है. So, by developing partnerships, customers and suppliers can build relationships that will help them satisfy their shared customers further along the customer supply chain. So the idea of creating mutually beneficial relationships with both customers and suppliers is a major departure from the traditional approach to customer and supplier relationships. So customer-supplier relationship आप देख सकते हैं कोल माइन में, फिर स्टील मिल में, फिर ऑटो प्लांट में, और फिर कार रेंटल एजेंसी में. Now when we speak about CSR, innovation, knowledge management and introducing learning organization, the importance of customers has evolved over the years for a view of the customer as a buyer to increase profitability, to a view of the customer as an active partner and the focus of all quality activities. So customer satisfaction translates directly into increased profits. So obviously customer satisfied होगा तो वो translate directly करेगा increased profits में.
So however, while satisfaction is important, modern firms need to look further. So उनको बेहतर आगे देखने की ज़रूरत है. So achieving strong profitability and market share requires loyal customers, those who stay with the company and make positive referrals. So poor quality products and services, on the other hand, lead to customers' dissatisfaction and the form of complaints, returns, and unfavorable word of mouth. So अगर customer satisfied है तो obviously आपके profits बढ़ेंगे. अगर customer satisfied नहीं है तो फिर वो complaints में या आपके publicity आपकी खराब हो जाती है. Now, dissatisfied customers purchase from competitors. One study found that the customers are 5 times more likely to switch because of perceived service problems than for price concerns or product quality issues. यानी वो ज़्यादातर वो service reasons की वजह से में भी लोग shift कर जाते हैं एक product से दूसरे product, not के उसकी सिर्फ quality issues हों या उसका price ज़्यादा है या कम है, इस वजह से shift नहीं करते. So studies have also shown that dissatisfied customers tell at least twice as many friends about bad experiences than they tell about good ones. So for many companies, the customer comes first is a guiding principle. So बहुत सारी companies में कि customer सबसे पहले आता है वो हर एक का guiding principle है. So it is impossible to overstate the importance of customers to total quality. So customers are at a very center of every total quality activity. And devotion to satisfying them is the first principle of total quality. Now, customers are recognized as the guarantee of the organization's continued existence. Now, therefore, a focus on customers rather than internal issues is the foundation of the total quality approach to management. Now, the quality of goods and services received from suppliers, the upstream portion of the supply chain, has a significant effect on the quality of goods and services that downstream customers receive. Suppliers are those companies that provide the organization with goods and services that help them to satisfy the needs of their own customers. So suppliers ऐसे हैं जो कंपनी को प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज, और उनको सेटिस्फाई करना होता है अपने कस्टमर्स को. So a manufacturing company assembling parts made by suppliers illustrates this point. So ऐसी कंपनी जो खुद पार्ट्स असेंबल कर रही है वो इस पॉइंट को रिजेंबल करते हैं यानी या इलस्ट्रेट करते हैं. The final product cannot be any better than the parts that comprise it. So obviously अगर उनको सप्लाई ही गलत पार्ट्स की हुई है तो फिर उनका फाइनल प्रोडक्ट उससे बेहतर हो ही नहीं सकता. So if a supplier's performance is of consistently high quality, its customer can decrease or eliminate costly incoming inspections that add no value to the product. So अगर supplier की performance जो है वो consistently high quality है तो उसके customer जो है वो decrease और eliminate हो सकते हैं सिर्फ costly incoming inspections की वजह से या और वो कोई add नहीं कर रहे product के value को. Now, for these reasons, many organizations have increasingly demanded tangible progress in quality from all their suppliers. So, इसी वजह से बहुत सारे organizations ने ये demand किया कि एक tangible process हो quality का जो अपने suppliers से वो check कर सके. So, companies that do not accept this requirement are dropped from supplier list. So, ऐसी companies जो ऐसी requirement adopt नहीं करते उनको supplier list से हटा दिया जाता है. Now, the importance of suppliers is at least as great when they provide training, software, and other goods or services that do not physically become part of the final product. So, ऐसे important होता है ऐसे suppliers के लिए कि उनको training provide की जाए, software दिए जाए, ताकि that do not physically become part of the final product, even though कि वो final product का हिस्सा नहीं होते, लेकिन फिर भी वो ज़रूरी होता है employees को देने के लिए. So, they will influence its quality nevertheless by shaping the quality of the process used to produce it. So, वो obviously product के process जो है उसमें ही quality improvement आ जाएगी. Now, in business today, operations are often highly decentralized and dispersed around the world. So, business today में operations जो हैं वो decentralized होते हैं और dispersed होते हैं पूरी दुनिया के इर्द-गिर्द. So, consequently, managing a complex network of supplies becomes a critical inter-organizational issue. So, suppliers play a vital role throughout the product development process, from design through distribution. So, suppliers can provide technology or production processes not internally available, early design advice, and increased capacity
which can result in lower costs, faster time to market, and improved quality for their customers. In turn, they are assured of stable and long-term business. Now, 3 governing principles describe CSRs under total quality. अगर total quality के अंदर हम देखें तो CSRs को, customer supplier relationship को 3 principles जो है वो describe कर सकते हैं. Number 1 is recognition of the strategic importance of customers and suppliers. ऐसी recognition जो strategic importance होती है customers और suppliers के लिए. And development of win-win relationships between customers and suppliers. ऐसी development जो relationship आपका develop करती है. And establishing relationships based on trust or based on trust establish करना. So customers must be at the center of the organizational universe. So satisfying their needs leads to repeat business and positive referrals as opposed to one-shot business and negative referrals. So suppliers must also be considered crucial to organizational success because they make it possible to create customers. So supplier भी obviously organization के success में बड़ा हिस्सा play करते हैं क्योंकि अगर वो चीज़ ही supply बेहतर नहीं करेंगे तो obviously फिर वो businesses कामयाब नहीं हो सकते. To customer satisfaction. So neither the quality nor the cost of the organization's product can be brought to competitive levels and continuously improved without contributions of suppliers. और ज़ाहिर बात है कॉस्ट क्वालिटी का जो है ना क्वालिटी को गिना जा सकता है ना कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट को कि उनको कॉम्पिटिटिव लेवल्स पे नहीं लाया जा सकता और कंटिन्यूसली इम्प्रूव्ड नहीं किया जा सकता कंट्रीब्यूशन बजाय कि जब तक सप्लायर्स की कंट्रीब्यूशन ना हो. So the second principle of customer-supplier relationship is the need to develop mutually beneficial, often called win-win relationships between customers and suppliers. And this was discussed previously as working together to increase the size of the pie, rather than competing over how to divide it. So the goal of building partnerships with customers and suppliers can be seen as an extension of teamwork. So जो goal है अपने partnership ऐसे build करना अपने customers और अपने suppliers के साथ, आप उसको कह सकते हैं कि वो भी एक teamwork का एक हिस्सा है. Teamwork principle, and that applies to the total quality activities और ये total quality management की activities में ही गिना जाता है. And as recognition that the needs of both partners must be satisfied if productive long-term relations are to be created. और अगर दोनों partners को satisfy कर देते हैं तो उनके long-term relationships जो हैं वो create हो जाते हैं. Now, the third principle of effective customer-supplier relationship is that they must be based on trust rather than suspicion. Trust होना चाहिए, शक नहीं होना चाहिए. Aside from the obvious teamwork implication for a relationship based on trust versus suspicion, monitoring supplier to customer behavior does not add any value to the product. So obviously teamwork के implications तो important है लेकिन इन दोनों को अगर monitor करते हैं supplier to customer behavior तो वो product के ऊपर कोई असर नहीं होता उसका. So if a trusting relationship between customer and suppliers can be developed so that neither must check on the other's behavior of the other, the cost of monitoring such as inspection and auditing can be avoided. तो अगर उनका trust develop हो जाता है, एक relationship develop हो जाता है trusting, तो फिर obviously वहाँ पे monitor करने की cost कम पड़ जाती है एक दूसरे को और auditing और inspection का cost उससे बच जाते हैं. So many Japanese firms do not inspect items purchased from other companies in Japan. They do, however, often inspect those purchased from America. So जो US से लेते हैं उनको वो इंस्पेक्ट करते हैं बट जो जापान की दूसरी कंपनियों से लेते हैं उनको वो इंस्पेक्ट नहीं करते उस पे वो ट्रस्ट रखते हैं. Now how can these principles be translated into specific practices? Now the most basic practices for dealing with customers are to collect information constantly on customer expectations, to disseminate this information widely within the organization, and to use this information to design, produce and deliver the organization's products and services. Acquiring customer information is critical to understanding customer needs and identifying opportunities for improvement. So, उनकी customer information को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी needs को identify किया जा सके. Now, the Japanese auto industry is known for trying to understand customer needs so thoroughly that it can incorporate design features that customers would never have asked for but love once they experience them.
सो जापानीज ने जो है ना वो ऐसे फीचर्स जो है ना उनको उनके कस्टमर्स ने यानी ये चीज़ की जिनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया कस्टमर्स की तरफ से कि डिज़ाइन फीचर्स जो है उन्होंने ऐसे डेवलप किए. Now, teams of automobile designers visit people at home and observe how they live in order to anticipate their automotive needs. उनके घरों पे जाके उनको विजिट किया जाता है और चेक किया जाता है कि उनके क्या नीड्स हैं. So, especially गाड़ियों के मामले में. So, perhaps one of the best examples of understanding customer needs and using this information to improve competitiveness, XYZ chicken business. So, XY company learned what customers' key purchase criteria were. So, these include a yellow bird, high meat to bone ration, no pin feathers, freshness, availability, and brand image. Now, he also determined the relative importance of each criterion and how well the company and its competitors were meeting each of them. अब सारे वो कोई भी प्रोडक्ट आप ले लेते हो, मिसाल के तौर पे एक चिकन का आप मुर्गियों का काम देख लेते हो तो उसमें आपने देखना उनकी फ्रेशनेस, उनकी अवेलेबिलिटी, उनका ब्रांड इमेज, हर चीज़. तो वो और ये देखना कि वो कस्टमर आपके जो कंपनी है वो अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कैसे के मुकाबले में कैसे चल रही है. So by systematically proving his ability to exceed customers' expectations relative to the competition, the XYZ gained market share even though his chickens were premium priced. So in trying to understand customer needs, it is important to go beyond what customers say the need and anticipate what will really excite them. So it is a well-known principle of innovation that customers will seldom express enthusiasm for a product that is different from anything they have experienced. So obviously customers खुश होते हैं इस चीज़ का कि अगर उन्होंने कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की तो उसको एक्सपीरियंस करने में they feel happiness in it. So some of the most popular ways to collect information about customers are surveys. Surveys के through ले सकते हैं, service evaluation cards, focus groups, listening to what customers say during business transactions and especially when they complain. So getting employees involved in collecting customer information improves worker skills and learning, makes work more meaningful and enhances motivation. Now, after people in the organization have gathered information about customer needs, the next step is to broadcast this information within the organization. Now, after all, if the people in the firm are going to work as a team to meet customer expectations, they must all be signing from the same hymn book, as the saying goes. So information does little good if it stays with the person or the department that brought it into the organization. अगर organization के अंदर ही information रहे तो फिर वो फायदा नहीं देती. तो सब में distribute होनी चाहिए information ताकि वो customer needs और expectations मालूम हो सके. Now, customer information must be translated into features of the organization's product and structures. As उनके services या products और structure के बीच में उनके features जो है वो customer information को हमने change करना होता है, translate करना होता है उसमें. Now, this is a bottom line of quality customer-supplier relations from the supplier's point of view, giving the customers what they want. Customers जो चाहते हैं उनको वो मिलना. So, translating customer needs into product features can be done in a structured manner using quality function deployment. So, quality function deployment का system use करके आप जो है वो एक structured manner में quality function को use कर सकते हैं. Then we talk about customer information is worthless unless it is used. Customer information उस चीज़ की काम नहीं आता अगर उसको इस्तेमाल ना किया जाए. Customer feedback should be integrated into the continuous improvement activities. So, manage customer relationships. The company builds customer loyalty by developing trust and effectively managing the interactions and relationships with customers through customer contact employees. So, truly excellent companies foster close and total relationships with their customers, and these companies also provide easy access to their employees. So, कंपनी जो है वो अपनी लॉयल्टी जो है अपने कस्टमर या कंज्यूमर के साथ बिल्ड करती है ट्रस्ट के जरिए, एंड अफेक्टिवली जो वो मैनेज कर रही होती है इंटरैक्शंस एंड रिलेशनशिप्स अपने कस्टमर्स के साथ, और कस्टमर कांटेक्ट जब करता है एम्प्लॉइज़ को. सो ट्रूली एक्सीलेंट कंपनीज हम अगर कहते हैं तो वो फॉस्टर क्लोज करते हैं टोटल रिलेशनशिप्स विद कस्टमर्स. नाउ दीज कंपनीज ऑल्सो प्रोवाइड ईजी एक्सेस टू देयर एम्प्लॉइज, और ये कंपनीज भी अपने ईजी एक्सेस प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉइज को. नाउ इन बिजनेस टुडे ऑपरेशंस आर ऑफन हाईली डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिस्पर्स्ड अराउंड द वर्ल्ड, और आजकल के अगर दौर में देखें तो वो
ऑब्वियसली हाईली डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं और डिस्पर्स किया जाता है पूरी दुनिया में. So consequently, managing a complex network of supplies becomes a critical inter-organizational issue. और obviously ये एक issue create हो जाता है. So suppliers play a vital role throughout the production development process, from design through distribution. So suppliers का भी एक major role होता है design से लेके distribution तक. Suppliers can provide technology or production processes not internally available, early design advice and increased capacity, which can result in lower costs, faster time to market, and improved quality for their customers. So in turn, they are assured of stable long-term business. और obviously वो फिर एक आपकी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर देते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेसेस प्रोवाइड कर देते हैं और अर्ली डिज़ाइन एडवाइस में, ताकि वो आपके लोअर कॉस्ट मीट कर सकें और फास्टर टाइम टू मार्केट फास्ट हो सके और इम्प्रूव्ड क्वालिटी हो सके कस्टमर्स के लिए. सो इन टर्न दे आर अश्योर्ड, उनके बदले में उनको वो अश्योरेंस मिल जाती है लॉन्ग टर्म बिजनेस की. So successful suppliers have a culture where employees and managers share in customers' goals, commitments and risks to promote such long-term relationships. So obviously successful suppliers जब भी हो सकते हैं ऐसा culture जब वो उनके goals और commitments एक जैसी हों और long-term relationship हो. So recall one of Deming's 14 points about supplier relationships, not purchasing solely on the basis of price. Strong customer-supplier relationships are based on 3 guiding principles. Number 1, recognizing the strategic importance of suppliers in accomplishing business objectives, particularly minimizing the total cost of ownership, developing win-win relationships through partnerships rather than as adversaries, and establishing trust through openness and honesty, thus leading to mutual advantages. Then we would say that although the principles of the CSR are the same in dealing with supplier as they are with customers, so practices are somewhat different. So अगर हम principles देखते हैं CSR के वो same हैं, dealing जो उनकी suppliers के साथ है वही dealing जो उनकी customers के साथ है, तो ये practices हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा difference लेकिन आ जाता है इनमें. Now in many companies, suppliers are treated as if they were actually a part of the organization. So companies में हम ज़्यादातर ये judge कर सकते हैं कि suppliers जो हैं अगर उनको हम ट्रीट करते हैं तो वो एक्चुअली जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाते हैं, हिस्सा बनते हैं. So for example, functions such as cafeteria service, mailroom operations and information processing are being performed by suppliers at their customers' facilities. So for example, functions जो है ऐसे cafeteria services के या mailroom operations के, ठीक है, and information processing जो है, they are being performed जो है वो suppliers के through at their customers' facilities, अपने customers की facilities की base पे suppliers उनको perform कर रहे हैं उन processes को. So as more and more of this type of outsourcing are done, the lines between the customer and the supplier become increasingly blurred. So जो ये ज़्यादा outsourcing ऐसी होती है तो obviously वो जो customer supplier के बीच में जो एक relation है उसकी जो increasingly जो lines है वो blur हो जाती हैं और वो इतना defined नहीं रहता है point. Now creativity is the ability to discover useful new relationships or ideas. Innovation refers to the practical implementations of such ideas. So creativity जो है हम उसको कह सकते हैं कि ये ability है discover करने के लिए useful नई relationships या ideas को. So innovation जो है वो refer करती है practical implementation जो है इन ideas की. Now research studies have suggested that the achievement of business excellence requires a change-oriented environment where creativity of employees is nurtured, developed and sustained. तो रिसर्च स्टडीज अगर कहते हैं हम तो हम उनको सजेस्ट कर देते हैं कि ऐसी अचीवमेंट जो है बिजनेस एक्सलेंस की जो रिक्वायर करती है चेंज ओरिएंटेड एनवायरनमेंट वेयर जहां क्रिएटिविटी जो है एम्प्लॉइज की वो नर्चर्ड और डेवलप्ड हो सकती है और सस्टेन की जा सकती है. नाउ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टोटल क्वालिटी, creativity and innovation are needed to better respond to customer needs.
सो अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें, टोटल क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से, तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो है वो ज़रूरी है रिस्पॉन्ड करने के लिए कस्टमर नीड्स के लिए. सो पर्टिकुलरली द एक्साइटर्स, डिलाइटर्स एंड द कस्टमर्स कैन नॉट आर्टिकुलेट. सो एक्साइटर्स, डिलाइटर्स जो है वो कस्टमर्स के वो आर्टिकुलेट नहीं कर सकते. एंड टू डेवलप द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट विल position an organization strategically ahead of its competitors. So thus creativity and innovation are instrumental in achieving the principles of total quality. So obviously फिर ऐसे services जो that will position जो है किसी भी organization की strategically उसको position करते हैं अपने competitor से आगे, तो उनकी creativity and innovation जो है वो इंस्ट्रूमेंटल है principles total quality के जो है उनको achieve करने के लिए. So knowledge is the human capacity, potential ability to take effective decisions and action in varied and uncertain conditions. So knowledge carried and possessed by a human being is of two types, namely explicit and tacit. So explicit and tacit दो type की knowledges होती हैं. So knowledge management involves transforming data into information and the acquisition or creation or sharing of the knowledge. So the creation of knowledge from information requires human intervention, and applying wisdom is strictly a human function, or wisdom को apply करना एक human function है. So with the change from silo functional thinking to enterprise system thinking, organizational of 21st century are realizing the collective values of the knowledge bases, both tacit and explicit, and their intellectual capital. So it has been realized that knowledge can provide leverage to gain competitive advantage in the nest-based marketplace. So obviously knowledge management अच्छा एक data collect करता है, information collect करने के लिए use होता है, और उसको फिर help किया जा सकता है किसी भी competitive advantage अपना लेने के लिए marketplace में. Now the as individuals must continue to learn, so must organizations. Professor stated that कि इंडिविजुअल्स जिस तरह उनको कंटिन्यू करना है लर्न करने के लिए, उस तरह ऑर्गेनाइजेशंस को भी लर्न करना चाहिए. सो पीटर सेंज of MIT portrays organizational learning as going beyond the mere capture of knowledge to include gaining a deeper and complete understanding of how things work and involve 5 learning disciplines. So Peter Senge ने MIT को portray किया organizational learning में, और उसने कहा कि going beyond mere capture of knowledge से is to include, उसमें बेहतर include करना चाहिए, एक deeper complete understanding लानी चाहिए कि किस तरह चीज़ें काम करती हैं, और उसके लिए उसने जो है ना 5 learning disciplines बनाए हैं, जिसमें नंबर 1 उसका है पर्सनल मास्टरी, यानी पर्सनल मास्टरी, कंटिन्यूअल ड्राइव फॉर पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. देन यानी पर्सनल मास्टरी हो, एक कंटिन्यूअल ड्राइव हो कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो एक ऑर्गेनाइजेशन में. मेंटल मॉडल्स, अंडरस्टैंडिंग हाउ आवर कॉग्निटिव स्कीमा अफेक्ट्स आवर व्यू ऑफ द वर्ल्ड, और ये जज करना कि हमारा मेंटल मॉडल्स जो हैं वो कॉग्निटिव स्कीमा जो है वो कैसे काम करता है और कैसे अफेक्ट करता है हमारे व्यूज को दुनिया के बारे में. Continually improving the accuracy of the model, accuracy continuous जो है ना देखना एक मॉडल की. Shared vision करना, working jointly towards a common view to which all inspire, और एक तरह से काम इकट्ठे करना ताकि एक joint venture में काम हो सके. And teams learning the use of dialogue to move beyond mere conversation to joint venture understanding. Joint venture understanding एक create हो, team learning create हो ताकि dialogue ऐसे बन सके. Systems thinking, understanding the multiple cause and effect relationships and how they are interconnected in organization, society and other systems. और एक systems thinking हो जिसमें एक multiple cause and effect relationship मालूम हो, and they can, हम उसको फिर interconnect कर सकते हैं organization में, society में and other systems में. Thank you so much, students. That is the end of our lecture. We'll continue with a new topic in lecture number 32. Good day.